गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने बायो का जो हमारा सीरीज था लाइफ प्रोसेस का, उसका तीसरा क्लास लेकर आ रहे हैं और इसमें हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग, जैसा कि हम पहले से ही बता रखे हैं, कि हम लोग इसमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो और हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं और उसके बाद इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल और साथ में कमेंट में लिंक कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होता है? तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज। अब सब्सटेंस को मूव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लाइफ फॉर्म है वो लगातार इवॉल्व हुआ है और इवोल्यूशन के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ में डाइवर्सिटी दिखता है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट में हम लोग को डाइवर्सिटी दिखता है। तो अगर मान लीजिए कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे एक हम अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगा। इसको कोई अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम या कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसका पूरा सेल मेम्ब्रेन इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे हमारा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाएगा और उसमें फिर हमको सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जरूरत पड़ते जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं। एक कंसेप्ट हम लोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एक कंसेप्ट होता है हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। और इससे हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमको कि क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस होते जाता है, क्यों हमको सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत पड़ता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं दो सेल का एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एक सेल ए है, एक हमारे पास सेल ए है और दूसरा हमारे पास सेल बी है, ठीक है ना। हम लोग फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों सेल हमारा क्यूब के शेप का है। किस शेप का है? क्यूब का शेप का है, ठीक है ना। पहला जो सेल है उसका साइज हमारा 2 माइक्रोमीटर है, दूसरे सेल का साइज हमारा क्या है? 4 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सेल का साइज बढ़ जाने से, जैसे सेल का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कैसे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम होते जाता है। जैसे देखिए, अगर सेल ए का हम सरफेस एरिया निकालने जाएं, क्यूब है तो क्यूब हम लोग जानते हैं कि क्यूब कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। क्यूब कुछ इस तरह का होता है। तो अगर इसका हम सरफेस एरिया निकालने जाएं तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, यानी ये एक, और हमारे पास इस तरह का 6 फेस है यानी इंटू 6 कर देंगे, यानी हमारे पास क्या आएगा? 24 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसका वॉल्यूम निकालने जाए तो वॉल्यूम हमारा इसका कितना आएगा? तो वॉल्यूम हम जानते हैं जैसा 2 इंटू 2 यानी हमारे पास आएगा 8 माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम सेल बी के लिए करेंगे तो सेल बी हमारे पास कितना आएगा? तो सेल बी हमारे पास आएगा 4 इंटू 6 यानी 96 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा? तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 4 इंटू 4 यानी लगभग 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो सेल ए का मेरे पास कितना आ रहा है? सेल ए का आ रहा है 3:1 और सेल बी का मेरे पास कितना आ रहा है? 96/64। ये 1:1.5 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा सेल का साइज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैसे वैसे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम के अनुसार हमारे पास सरफेस एरिया कम होते जा रहा है, यानी सेल जितना उसको लाइफ प्रोसेस के लिए अपना ऑक्सीजन चाहिए, जितना उसको CO2 को रिलीज करना हो या फूड ऑब्जॉर्व करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए उसके क्या होगा? उसके लिए सरफेस एरिया उसके पास कमते जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते जाता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाता है, वैसे वैसे उसमें अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम या अलग अलग तरीका उसमें डेवलप होते जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, तो हमारे पास हमारे पास एक टर्म आता है बायो में जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन, है ना। और एडेप्टेशन हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो, एक मिनट, हम लोग देखें किस तरह से ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका को अपनाता है। जैसे जैसे दो सिंपल सा तरीका है ऑर्गेनिज्म, एक हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा क्या? तो दूसरा बॉडी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? बॉडी प्लानिंग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग मान लेते हैं हाइड्रा, या मान लेते हैं हम लोग सिंपल था फ्लैट बॉम्ब्स। अब फ्लैट बॉम्ब्स क्या होते हैं? फ्लैट बॉम्ब्स लिटरली
फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और फ्लैट होने के कारण क्या होगा, फ्लैट होने के कारण ये होगा कि इनका जो भी सेल होगा, जो भी सेल होगा वो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट के क्लोजली कांटेक्ट में होगा। या तो इन्वायरमेंट के बिल्कुल कांटेक्ट में होगा या तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा, यानी एक 1 to 2 सेल्स दूर होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन हो गए, ह्यूमन जो क्या है, जो फ्लैट नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा मल्टी सेलुलर है, उनका सेल काफ़ी दूर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप करना होगा। उनको क्या करना पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बात जिसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है, कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन पे। किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन पे, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफ्यूजन पे डिपेंड नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफ्यूजन एक एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। यानी सिंपल सा हम लोग अगर मान के चले तो 1 सेंटीमीटर किसी गैस को डिफ्यूज करने में, 1 सेंटीमीटर तक डिफ्यूज करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे में काफ़ी स्लो हो जाएगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग ह्यूमन जो है इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हो गया कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन या क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत पड़ता है हम लोग को, ठीक है। और अब हम लोग आगे अब एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए देखेंगे कि क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी का बात कर रहा है एनसीईआरटी हमारे पास, एक्टिविटी 5.4.1, ठीक है। एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि आपको एक हेल्थ सेंटर विजिट करना है, हेल्थ सेंटर विजिट करना है। और वहाँ पे जाके फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, कंटेंट इन द ह्यूमन बींग्स। कितना होता है, तो ह्यूमन बींग्स में 12 से 16 ग्राम नॉर्मल रेंज होता है, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml क्या होता है, नॉर्मल रेंज होता है हेमोग्लोबिन का, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इट इज द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। नहीं, चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों के लिए सेम नहीं होगा। ऐसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि चिल्ड्रन का एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, और जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा तो चिल्ड्रन में हेमोग्लोबिन कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है वहाँ पे कम हेमोग्लोबिन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन और अडल्ट में क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हेमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन एंड वीमेन। हाँ, मेन एंड वीमेन में भी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि मेन जो होते हैं वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में चूंकि मेन का एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में मेन में हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, मेन में हेमोग्लोबिन क्या होगा, ज़्यादा होगा फीमेल के मुकाबले। बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विजिट ए वेटनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल्स लाइक बफेलो और काउ। बफेलो का पूछ रहा है, बफेलो या काउ का। तो बफेलो और काउ का भी हेमोग्लोबिन लगभग आपको उतना ही मिल जाएगा, यानी 15 ग्राम के आसपास, 15 ग्राम पर 100 ml या पर डेसीलीटर हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है, लगभग उतना ही मिलेगा। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि इन दिस कंटेंट डिफरेंट कार्ब्स। कार्ब्स में क्या होगा, तो कार्ब्स चूंकि बॉडी छोटा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, तो कार्ब्स में जाहिर सी बात है कि हेमोग्लोबिन लेवल हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन, डिफरेंस कैसे एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, तो डिफरेंस हम लोग ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म का, चूंकि हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालता है। तो और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हेमोग्लोबिन। कौन करता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होगा, और उतना ज़्यादा हमको क्या चाहिए होगा, हेमोग्लोबिन होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, आगे क्या है, तो एक मिनट। We have seen in the previous section that the blood transport food, oxygen and waste material in our body. In class 9 we have learnt about the blood being a fluid connective tissue, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ना था, ये कनेक्टिव टिश्यू हम लोग किसको बोलते हैं, तो ऐसे टिश्यू जिसमें क्या होता है, जो एक तरह से जिसका फंक्शन है बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन ये होता है कि ऐसा टिश्यू जिसमें मेरा बेस मेम्ब्रेन ज़्यादा हो, बेस मेम्ब्रेन क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड चूंकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है कैसे, फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मतलब जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, जो रिस्पायरेशन के दौर में हमारे सेल में रिलीज होता है। तो ये सब क्या करता है, ब्लड ये सब को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है ब्लड का पार्ट है, ठीक है ना। जो फ्लूइड मीडियम जिसमें ब्लड के सारे सेल तैरते रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। कैसा कलर का होता है, तो कलर हम लोग ध्यान रखेंगे स्ट्रॉ कलर्ड होता है, यानी हल्का पेल येलो कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये कितना
प्रेजेंट होता है ब्लड में, तो ये लगभग 55% प्रेजेंट होता है। 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स। क्या होते हैं, ब्लड सेल्स। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस बेस्ड इन द डिजॉल्व फॉर्म। और क्या होता है, तो जो फूड है CO2 है, ठीक है, और जो नाइट्रोजनस बेस्ड यानी यूरिया का बात यहाँ पे हो रहा है। ह्यूमन में नाइट्रोजनस बेस्ड क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है ना। तो ये सब प्लाज्मा में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, घुल के प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के, ठीक है। कुछ परसेंटेज 2-3% ऑक्सीजन घुल के भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन लगभग 96 to 97% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसूल। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है, तो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है। और आरबीसी लाल क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी लाल क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है ना। तो ये हम लोग बताएंगे ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन आरबीसी के साथ बॉन्ड बना के और ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात ये कर रहा है कि चूंकि ब्लड सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास 3 कंपोनेंट होगा, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट होगा। पहला क्या होगा, हार्ट, जिसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन बोलेंगे, जो पंप करता है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ब्लड, जो क्या है, जो हमारा फ्लूइड है। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, ब्लड वेसल्स। क्या होगा, ब्लड वेसल, जो पाइप है जिसके अंदर ये फ्लूइड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका बात कर रहा है, पंपिंग ऑर्गन में हार्ट का बात कर रहा है। हम लोग आगे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि ठीक है, जब हमारा ब्लड वेसल्स है तो कभी कभी ये भी होता है कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स हमारा डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने से क्या होगा, डैमेज होने से वहाँ पे ब्लड का लीकेज होगा। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में प्लम्बिंग का लिए जो पाइप लगाया गया है वो पाइप में लीकेज आ जाए, तो क्या होगा, हमारा वाटर उससे लीक होकर रहेगा। और वाटर लीक करने के साथ साथ क्या होगा, वाटर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी का बीपी लो होता है तो उसको क्या होने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है, ठीक है। अब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक कारण है कि कोई आदमी को बीपी लो होने पे फेंट क्यों होने लगता है। फेंट इसलिए होने लगता है, और इसीलिए जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसका रिपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको रिपेयर करने के लिए क्या होता है, प्लेटिलेट्स। क्या होता है, प्लेटिलेट्स। तो ये भी एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि क्यों बीपी लो होने से आदमी को चक्कर क्यों आता है। तो इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज करते जाएगा। हमारा जो ब्रेन है, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो हमारे हार्ट से क्या है, हमारे हार्ट से ऊपर है, ठीक है ना। और जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो फिर क्या होगा, फिर जो ब्लड है वो ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। और ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाने का मतलब क्या हो गया कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में फिर चक्कर आता है और आदमी क्या होता है, लेट जाता है। और लेट जाते ही क्या होगा, लेट जाते ही हमारा जो ब्रेन है और जो हार्ट है वो सेम लेवल में आ जाएगा। हम लेट गए चक्कर आने के चलते, तो क्या हो गया, सेम लेवल में आ गए। तो अब इफिशियंटली ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड ब्रेन तक पहुंच पा रहा है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रहा है, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आदमी ठीक हो जाता है ना। तो इसीलिए जो ब्लड वेसल्स है अगर वो कहीं से उस पंक्चर हो जाता है तो उसका रिपेयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसको रिपेयर कौन करता है, तो उसको रिपेयर हमारे पास एक ब्लड में एक सेल होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। आवर पंप द हार्ट, सीधे हम लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं बुक में हमारा हार्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हार्ट हमारे पास क्या है, हार्ट हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट हमारे पास क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर। कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का होता है, ठीक है ना। क्या सारे ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर का हार्ट नहीं होता है। क्यों, जैसे फिश है हमारे पास, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिश के पास क्या होता है, फिश के पास होता है 2 चैम्बर का हार्ट। फिश के पास क्या होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जैसे हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से सर्वाइव करना है। और फिश के साथ क्या है कि फिश जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। और जब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा तो इसका एनर्जी डिमांड बहुत कम है। मैमल्स और एविस में, यानी मैमल्स और बर्ड्स में
ये एनर्जी डिमांड 10 गुना तक ज़्यादा हो सकता है रेप्टाइल और एम्फीबियन और फिश के मुकाबले, ठीक है। तो ऐसे में हमारा हार्ट 4 चैम्बर होना इंपॉर्टेंट है ताकि ब्लड को काफ़ी इफिशिएंटली पंप किया जा सके, ठीक है। फिश में चूंकि कोल्ड ब्लडेड है इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड नहीं है और इसीलिए क्या है 2 चैम्बर में ही फिश का काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे कि फिश का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि फिश के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन। क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। फिश के अंदर होता है सिंगल सर्कुलेशन, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन के अंदर क्या होगा, मैमल के अंदर होगा डबल सर्कुलेशन, ठीक है। आगे हम लोग आएंगे सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन पे, लेकिन फिलहाल यहाँ से हम 2 बात याद करते हुए चलेंगे। पहला क्या कि मैमल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, फिश के पास 2 चैम्बर का होता है, और एम्फीबियन और रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में हम लोग एक हमारे पास क्रॉक्स का यानी क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल के पास क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। क्रोकोडाइल के पास क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ध्यान रखते चलेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बात हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज और फिस्ट। बोल रहा है कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और कौन से मसल से बनता होता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये मोस्टली कार्डियक मसल से बना होता है। किससे बना होता है, मोस्टली कार्डियक मसल्स। कुछ स्मूथ मसल्स भी मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर कार्डियक मसल से मिलता है, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हार्ट अरेस्ट को कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या है, कार्डियक मसल से बना होता है और एज बिग एज आवर फिस्ट, यानी हस्ट कितना, तो बंद मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड एंड द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम बताएं क्या कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक है ना। और ये क्या है, और बीच में हमारे पास दिखाई देगा ये क्या है, एक सेप्टम है। क्या है ये, सेप्टम है, जो कि हमारा क्या करता है, चैम्बर को अलग अलग करता है, ठीक है। यानी वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास वाल्व्स है। ये वाल्व्स क्या करता है, ये वाल्व्स भी एक ही तरफ ब्लड फ्लो को अलाउ करेगा, यानी ब्लड दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले वेना कावा यानी मेन वेन्स जो है हमारे पास, हम लोग आगे आएंगे वेन्स और आर्टरी के बारे में जब पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे आएंगे। बेसिकली यहाँ पे वेन्स और आर्टरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला बात क्या है कि जो वेन्स और आर्टरी है इसको हम लोग, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल हमारे पास 3 तरह का होता है, एक होता है वेन्स, दूसरा होता है हमारे पास आर्टरी, और तीसरा क्या होता है, कैपिलरीज। तीसरा क्या होता है, कैपिलरीज, ठीक है। हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं वेन्स और आर्टरी को, तो सिंपल था, हमारे पास एक जो बेसिक डिवाइड करने का जो तरीका है, जो कोई भी जो है अगर ब्लड को बॉडी पार्ट से, वेन्स क्या करता है, ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाता है। क्या करता है, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाएगा। जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेन्स बोलेंगे। और जो भी ब्लड वेसल क्या करेगा, मेरा बॉडी हार्ट टू बॉडी पार्ट ले जाएगा ब्लड को, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। वेन्स और आर्टरी का बेसिक जो डिफरेंस है यही डिफरेंस है कि वेन्स क्या करता है, तो वेन्स हमारा ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाता है, और आर्टरी क्या करता है, आर्टरी हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ले जाता है। और कैपिलरी क्या करता है, तो कैपिलरी का काम है आर्टरी और वेन्स को आपस में जोड़ना। आर्टरी और वेन्स को आपस में क्या करना, जोड़ना, ठीक है ना। कैपिलरी क्या करता है, आर्टरी और वेन्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन मतलब सिंगल सेल या 1 या 2 सेल जितना ही थिन होता है कैपिलरी। और कैपिलरी ही क्या करता है, कैपिलरी हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन तक, हर सेल तक ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए वेना कावा का बात कर रहा है। वेना कावा मतलब कि एक अपर बॉडी यानी हमारा जो ऊपर सर का बात कर रहा है, और 4 लिम्स का बात कर रहा है, ठीक है, वहां से आएगा, ठीक है। दूसरा वेना कावा लोअर बॉडी से यानी पैर से, एब्डोमेन से आएगा, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। आर्ट्रियम क्या करता है, तो आर्ट्रियम ब्लड को कलेक्ट करता है। वेंट्रिकल क्या करता है, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आर्ट्रियम क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, और वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब चूंकि वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है इसलिए वेंट्रिकल का वाल क्या होगा, वेंट्रिकल का वाल आर्ट्रियम से ज़्यादा थिक होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आ सकता है कि किसका वाल ज़्यादा थिक होगा, तो चूंकि जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी पार्ट की तरफ, ठीक है, और काफ़ी प्रेशर से पंप करता है, इसीलिए वेंट्रिकल का वॉल क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या कि जो ब्लड है मेरा वो बॉडी पार्ट से कहाँ आएगा, वेना कावा में आएगा, और वेना कावा से कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम। कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम। बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम में जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पंप करेगा थ्रू पल्मनरी आर्टरी। थ्रू पल्मनरी आर्टरी कहाँ जाएगा, वो लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स के पास क्या होगा, लंग्स के पास होगा एल्बुलाई। लंग्स के पास क्या होगा,
एल्बोलाई। एल्बोलाई के पास होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, यानी ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, और उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद वो लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करेगा, और पंप करके, हाँ एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो वेन लंग से जो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा वो पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। कहाँ पंप कर देगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, तो चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो काफ़ी कम होता है, तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे हम लोग के अंदर एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई क्या होता है, तो एल्वोलाई काफ़ी ज़्यादा थिन होता है और काफ़ी मिलियंस इन नंबर होता है, ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, ताकि जो हम लोग का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता है उसको एल्वोलाई क्या कर सके, एल्वोलाई उसको बढ़ा सके, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या बोलता है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है टू रिच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि एल्वोलाई के पास क्या होता है, तो एल्वोलाई के पास डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन से क्या होता है, डिफ्यूजन से गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है, डिफ्यूजन से क्या हो जाता है, गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए ये मेरे पास एल्वोलाई का मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और ये नीचे मेरे पास क्या है, ब्लड वेसल्स, नीचे मेरे पास क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड है। अब क्या होगा, एल्वोलाई में जो गैस आएगा, चूंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक गैस को इनहेल करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, 21%, ऑक्सीजन कितना होगा, 21%। और जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड आएगा, चूंकि ये सेल से आ रहा है हमारे, और सेल में क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन, सेल में क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन क्या करता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, काफ़ी कम होगा, और कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ मूव कर जाएगा, ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से सेल में चूंकि रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन में क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में मेरा कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेरे पास कंसेंट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा बाहर, ठीक है। और इस तरह डिफ्यूजन से एल्वोलाई के पास हमारा गैस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या, we can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs connect to the thin walled upper chamber of the heart on the left। ये हम सारा हम लोग यहीं पे डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या, तो दोबारा एक बार ध्यान से देख लेते हैं हार्ट के डायग्राम को कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास वेना कावा है। वेना कावा क्या होता है, तो वेना कावा होता है कि वेन, जितना हमारे पास वेन्स होगा वो सब वेन्स एक मेन वेन में आके ड्रेन होता है, और उसी को हम लोग वेना कावा बोलते हैं। जितना जो वेन्स होगा वो सब एक वेन में आके ड्रेन होगा मेन वेन पे, यानी कहने का मतलब कि बहुत सारा वेन जुड़ने के बाद वेना कावा बनता है, ठीक है। वो वेना कावा से क्या होगा, मेरा ब्लड कहाँ आएगा, ब्लड मेरा राइट आर्टरियम में आएगा, यानी राइट आर्टरियम में ब्लड कहाँ से आता है, तो हम अभी बताए थे वेन और आर्टरी का बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि वेन्स बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड को लाता है, ठीक है। तो वेन्स बॉडी पार्ट से आ रहा है, यानी इसमें क्या होगा, इस ब्लड में CO2 का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि आर्टरी है जो हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ले जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल से ले जा रहा है लंग्स की तरफ, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ले जाएगा, लंग्स में फिर से डिफ्यूजन के द्वारा जो है CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा, और उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन तो लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वो पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन। जैसे मान लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लड ए का मेरे पास यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो अभी क्या करेगा, ये एक राउंड में मेरे पास हार्ट के पास 2 बार पंप होगा। जैसे ये यहाँ गया, एक और पंप हुआ, फिर ऐसे लंग्स में गया, लंग्स के बाद वापस से आया, फिर ऐसे बॉडी पार्ट्स में गया, और बॉडी पार्ट्स में घूम के वापस आया, यानी एक बार सर्कुलेट करने में क्या हो रहा है, ये 2 बार हार्ट के पास आ रहा है, 2 बार पंप हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक मिनट। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ठीक है। अब लंग्स के पास क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा इसको फिर से समझ लेंगे, ठीक है। दोबारा क्या यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे यही बता रहा है कि हमारे पास वेना कावा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉडी से क्या हो रहा है, बॉडी से वेना कावा द्वारा, वही जो हम बताए थे सेम वही बात फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। कि बॉडी से वेना कावा के द्वारा राइट आर्टरियम में आ रहा है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से मेरा पल्मोनरी आर्टरी लेके लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स के पास यहाँ लंग कैपिलरी है, इसको हम लोग लंग्स कैपिलरीज है। और कैपिलरीज पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, क्योंकि कैपिलरी के बारे में हम पहले ही बताएं कि सिंगल सेल थिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन होने के बाद ये पल्मोनरी वेन से फिर आएगा हमारा कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर यहाँ पे
पूरा हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। और इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से हमारे पास, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। एक बात हम लोग और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो आर्टरी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है, ठीक है। तो आर्टरी में जो हमारा ब्लड का स्पीड होता है वो लगभग 50 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिज्म का एक कंसेप्ट इस्तेमाल होने का कि आर्टरी में मेरा क्या है, ब्लड का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग कैपलरी में जाते हैं ब्लड, तो कैपलरी में ब्लड का स्पीड क्या हो जाता है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के आसपास, यानी काफ़ी स्लो हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक देखेंगे कि चूंकि आर्टरी का जो मेरा आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। कैपलरी काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो ऐसे जनरली जो फ्लूइड मैकेनिज्म का हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं, तो जहाँ से ब्रॉड ल्यूमन से थिन ल्यूमन की तरफ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण स्पीड बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे घट क्यों रहा है, घट इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपलरी बहुत ज़्यादा होता है। कैपलरी ओवरऑल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सिंगल कैपलरी तो काफ़ी पतला है, लेकिन कैपलरी हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में बिलियंस में होता है, और बिलियंस में जब हम उसको ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाएगा। और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से सरफेस एरिया बढ़ने से ब्लड का स्पीड क्या होता है, काफ़ी स्लो हो जाता है। और उसके बाद जब ये कैपलरी वापस जब वेन्स के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सरफेस एरिया घट रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा घट रहा है, और घटने की वजह से क्या होगा, फिर से हमारा ब्लड का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आर्टरी से ब्लड स्पीड से गया, लेकिन कैपलरी में यहाँ भी जहाँ भी कैपलरी होगा सेम यही सिस्टम लागू होगा, ठीक है, कि आर्टरी से काफ़ी स्पीड में ब्लड गया, लेकिन कैपलरी में चूंकि इतना सरफेस एरिया बढ़ जाता है कि ब्लड काफ़ी स्लो, और स्लो होने का कारण भी है ताकि वहाँ पे बढ़िया से क्या करे, सारा न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अपना एक्सचेंज अच्छे से कर पाए। और उसके बाद वेन के पास जाएगा तो फिर से वॉल्यूम कम रहा है, और वेन से फिर क्या होगा, ब्लड हमारा स्पीड को पकड़ लेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि ये जो सेपरेशन है, ये जो सेप्टम है जो सेपरेट करता है हार्ट को, ये क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रख सके। अलग रखने का फायदा ये है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हम पंप कर पाएंगे बॉडी में, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारा रिस्पायरेशन इफिशियंट होगा, और उतना ज़्यादा हम एनर्जी निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सच सेपरेशन अलाउ द हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। बता रहे हैं क्या कि इससे क्या होता है, तो इससे ऑक्सीजन काफ़ी इफिशिएंटली बॉडी में जाता है, ठीक है ना। और बर्ड्स और मैमल्स में, क्योंकि दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, इसीलिए क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और इसमें काफ़ी एनर्जी खर्च होता है, ठीक है। कुछ एनिमल जैसे जिसके पास वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा बुक बात कर रहा है किसका, एम्फीबियंस का। एम्फीबियन मतलब जो दोनों लैंड और वाटर दोनों पे रहते हो, ठीक है। एम्फीबियंस का ऐसे बेसिक डिफिनेशन ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहता हो लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करता हो, ठीक है, उसको एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। एंड मेनी रिप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, एंड टॉलरेंट सम मिक्सिंग। क्या हो रहा है, तो बिल्कुल पूरा पूरा का मिक्स नहीं हो जाता है, थ्री चैम्बर होने के बावजूद हमारा जो सेप्टम है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड सेप्टम है, हार्ट को बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करता है, ठीक है। ये हमारा जो फिश या सॉरी फिश नहीं, एम्फीबियन या रेप्टाइल में क्या होगा, ये सेप्टम होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, यानी ब्लड के मिक्सिंग को एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि एम्फीबियंस क्या करता है, एम्फीबियन सांस लेने के लिए, जैसे मेढक का एग्जांपल लें तो मेढक लंग से भी सांस ले लेता है, लंग से भी ले लेता है और स्किन से भी ले लेता है। जब जमीन पर रहेगा तो लंग्स का इस्तेमाल करेगा, जब पानी में रहेगा तो स्किन से सांस लेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करता है कि जब पानी में होता है तो मेढक ब्लड को लंग्स की तरफ जाने से रोक सकता है, ठीक है, ऐसा उसके पास ये है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेप्टम जो है पूरा पूरा डेवलप नहीं होता है, और यहाँ से मेढक अपने ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिशेज ऑन द अदर हैंड ओनली टू चैम्बर्स टू देयर हार्ट। बताए थे कि फिश में क्या होता है, फिश में बस दो ही चैम्बर होता है। दो चैम्बर मतलब कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे मान लीजिए फिश का हार्ट हो गया, फिश का हार्ट हो गया, यहाँ से कहाँ जाएगा, गिल्स के पास, गिल्स के पास से जाएगा बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से हार्ट, और ये चलते रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो फिश में है वो क्या होता है, उसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिश में प्रेशर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि सिंगल बार ही क्या हो रहा है, पंप सिंगल बार ही हो रहा है, एक ही बार पंप हो रहा है, एक ही बार क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। और इसी वजह से मछली जो होता है वो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मूव करते रहता है, ठीक है, कांस्टेंट मूव करता है ताकि वो अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या करे, ब्लड को पंप करने में हेल्प कर पाए, ठीक है।
ये टेक्निक ह्यूमंस भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि जब हमारा हिंड यानी हमारा जो पैर है, तो पैर चूंकि नीचे है और वेन्स में से जब हार्ट की तरफ आने लगेगा ब्लड, तो वहाँ पे प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, या हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी जिम कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और जिम करते करते कोलैप्स कर गया, मर गया, हार्ट अरेस्ट हो गया उसका, ठीक है। इसका बेसिक कारण ये है कि वो क्या कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज कर रहा है। तो ऐसे में जो पैर का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को वेन्स में पंप करके हार्ट तक पहुंचा रहा है। और अगर अचानक से वो आदमी फिर क्या किया, अचानक से वो एक्सरसाइज को रोक दिया, तो जो हिंड यानी जो पैर का मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, और ऐसे में ब्लड जितना रिक्वायरमेंट था हार्ट के पास नहीं पहुंच पाया, हार्ट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया और कोलैप्स कर गया, ठीक है ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। कुल मिला के बताने का ही मकसद था, ठीक है। द ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन द, और फिश में क्या होता है, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, और ह्यूमंस में या रेप्टाइल्स सॉरी ह्यूमंस में और बर्ड्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। यानी कुल ये जो डिफिनेशन है सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन का, ये हम लोग बता चुके हैं पहले भी, कि टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। हालांकि टेलीग्राम अभी 22 जून तक बंद है, ठीक है ना। तो जब टेलीग्राम चालू हो जाएगा तो हम लोग उसमें अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान देने लायक नहीं है। सिंपल सा एक लॉजिक है कि बीपी हम लोग का नापने का जो हमारा नॉर्मल बीपी रेंज होता है वो 120/70 या 120/80 को नॉर्मल माना जाता है, ठीक है ना। 120/70 को नॉर्मल माना जाता है, और ज़्यादा हम लोग इसमें कुछ खास नहीं आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। आगे क्या है, द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल के बारे में बात हो रहा है। ब्लड वेसल्स जैसे ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 है। पहला क्या है, पहला हमारे पास आर्टरी है। पहला क्या है, आर्टरी है। दूसरा हमारे पास क्या है, वेन्स है। और तीसरा क्या है, कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत थिन होता है, आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। अब बेसिक जो सवाल यहाँ से आ सकता है, आर्टरी और वेन से आ सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो पहला डिफरेंस आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा नोट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि आर्टरी क्या करता है। आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाता है, ठीक है। ब्लड को कहाँ ले जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट। कहाँ ले जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है ना, टुवार्ड्स द बॉडी पार्ट्स, टुवार्ड्स द बॉडी पार्ट्स। वेन क्या करता है, टुवार्ड्स द हार्ट, पहला टुवार्ड्स द हार्ट, ठीक है। अब चूंकि दूसरा है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, कि हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट डायरेक्ट पंप कर रहा है ब्लड को आर्टरी में। तो आर्टरी क्या होता है, आर्टरी हमारा थिक वॉल्ड होता है। क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आर्टरी थिक वॉल्ड होगा, ठीक है ना। वेंस क्या होगा, तो वेंस में चूंकि प्रेशर कम है इसलिए वेंस क्या होगा, थिन वॉल्ड होगा। वेंस क्या होगा, थिन, बहुत ज़्यादा थिन नहीं, आर्टरी के रिलेटिव में थिन होगा, ठीक है। और डिफरेंस हम लोग क्या देख सकते हैं, और डिफरेंस ये देख सकते हैं, ये आर्टरी में वॉल्व मौजूद नहीं होता। आर्टरी में क्या होता है, वॉल्व मौजूद नहीं होता है। वेंस में क्या होता है, वॉल्व मौजूद होता है। वाल्व इसलिए क्योंकि वेंस में प्रेशर कम है, और प्रेशर कम है इसलिए उसमें वाल्व का जरूरत है, ताकि ब्लड मेरा बैक फ्लो ना कर पाए, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, तो वेंस हमारा क्या होता है, तो बॉडी के ऊपर ही लोकेटेड, ऊपर मतलब जो हम अपने स्किन के ऊपर से देख पाते हैं वो वेंस होता है। आर्टरी हमारा मसल्स के नीचे होता है, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है, तो इसीलिए वो स्किन के ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और उसको आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यही डिफिनेशन है आर्टरी का, ठीक है। आर्टरी का डिफिनेशन क्या है, तो बाकी सारा जो डिफिनेशन है वो उसमें कुछ एक्सेप्शन मिल जाएगा, लेकिन जो मेन है, हाँ यहाँ पे एक और मिस कर गए थे। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसका एक्सेप्शन है एक पल्मोनरी आर्टरी। वेंस हमारा क्या है, वेंस हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है ना। खैर, तो आर्टरी का डिफिनेशन हो गया, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, ठीक है ना। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्या होता है, थिक और इलास्टिक वॉल्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इलास्टिक वॉल्स का क्या काम है, इलास्टिक वॉल्स का ये काम है, ताकि जो इलास्टिक वाल्व कब होगा, आर्टरी स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। यानी इसमें स्मूथ मसल्स भी होता है, और स्मूथ मसल्स क्या करता है, स्मूथ मसल इसको इलास्टिसिटी देता है। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमको अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग ब्लड फ्लो का जरूरत होता है, ठीक है। और जब इलास्टिक रहेगा तो क्या होगा, तो आर्टरी अपने ल्यूमेन, ल्यूमेन कहने का मतलब क्या होगा कि आर्टरी का जो डायमीटर है, आर्टरी मान लीजिए एक पाइप है इस तरह से, तो ये जो डायमीटर है इसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस डायमीटर को क्या कर सकता है, वो डायमीटर को कंट्रोल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, ठीक है ना। ताकि जैसे मान लीजिए हम लोग दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते समय हमारे पैर को ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है, तो पैर का जो आर्टरी है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा
ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग रेस्ट पे हैं, सोए हुए हैं, तो आर्टरी क्या हो जाएगा, आर्टरी थोड़ा सा वो अपना रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इलास्टिक वॉल क्या करता है, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। बताएं कि वेन का क्या है, तो टुवार्ड द हार्ट ले जाता है। दे डू नॉट नीड द थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इज नो लॉन्गर द प्रेशर। बताएं कि प्रेशर में नहीं होता है, लेकिन उसके पास क्या होता है, वेन्स के पास वाल्व होता है। अभी एक कंफ्यूजन अगर जहाँ पे आए तो वी फॉर वेन्स, वी फॉर वाल्व्स, ठीक है, यानी वेन के पास क्या होगा, वाल्व्स होगा, ठीक है। On reaching an organ or tissue, the artery divide into a smaller and a smaller vessel which belong to contact with all the individual cell, ठीक है। यानी आर्टरी डिवाइड करता है किस में, तो आर्टरी डिवाइड करता है आर्ट्रियोल्स में। किस में डिवाइड करता है, आर्ट्रियोल्स में। और आर्ट्रियोल्स फिर किससे जुड़ा होता है, कैपिलरीज। किससे जुड़ा होता है, कैपिलरीज। और कैपिलरीज फिर क्या, वेन से जुड़ा होता है, वेन से, ठीक है ना। तो यही बताना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट मटेरियल वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड द कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और यहाँ पे कैसे होता है, तो थिन वॉल से होता है। और क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन से ही हमारे अंदर सारा काम होता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन से सारा काम होता है, और इसीलिए कैपिलरी का वॉल क्या होता है, काफी थिन होता है, ठीक है, काफी क्या होता है, थिन होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, और क्लॉट करवा के जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है अगर पंक्चर कर दिया तो उसको रिपेयर करना, ठीक है। अगर कहीं पे लीक हो जाए, ट्यूब में कहीं पे लीक हो जाए, तो लीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीक हो जाने के कारण ब्लड प्रेशर मेरा काफ़ी ड्रॉप कर जाएगा। और ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा तो फिर हमको सही से एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और वो फैटल भी हो सकता है, ठीक है। या ब्लड से एक्सेस लॉस कर जाएगा। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ क्या होगा, एक्सेस ब्लड का लॉस हो जाएगा, जिससे भी जान जा सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्लेटिलेट होता है। जो प्लेटिलेट क्या करता है, प्लेटिलेट रिपेयर करता है, और रिपेयर करके हमारे सिस्टम को दुरुस्त रखता है, ठीक है। तो प्लेटलेट का ही काम है, इससे ज़्यादा प्लेटलेट का कोई काम हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, लिम्फ। लिम्फ हम लोग देखेंगे। लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ जो होता है ये हमारा ब्लड, ठीक है। जब ब्लड हमारा कैपिलरी से, यानी ब्लड कैपिलरी से लीक होता है टिश्यू स्पेस, बॉडी स्पेस में, ठीक है ना। यानी जो बॉडी के बीच में स्पेस होता है, सॉरी टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसमें लीक होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। लिम्फ, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारे पास दो एक टर्म आता है, एक टर्म आता है टिश्यू फ्लूइड, एक टर्म क्या आता है, टिश्यू फ्लूइड। एक मिनट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक टर्म आता है क्या, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। एक टर्म हमारे पास आता है टिश्यू फ्लूइड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिम्फ का एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर्टरी है, ठीक है। इधर क्या है, इधर वेन्स है, इधर क्या है, वेन्स है। अब आर्टरी और वेन्स को कैपिलरी क्या कर रहा है, कैपिलरी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैपिलरी कनेक्टर है, कैपिलरी क्या है, काफी थिन वॉल्ड है। कैपिलरी क्या है, काफी थिन वॉल्ड है, काफी पतला है, एक या दो सेल का थिकनेस मात्र होता है, ठीक है। और आर्टरी से जब ब्लड कैपिलरी में जाएगा तो चूंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या है, चूंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर क्या है, काफी ज्यादा है। और काफी ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि कुछ मेरा ब्लड जो है वो टिश्यू के बीच में जो स्पेस होगा उसमें क्या होगा, उसमें चला जाएगा। टिश्यू के बीच में स्पेस होगा उसमें क्या चला चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफी ज्यादा है, इसीलिए कुछ ब्लड मेरा क्या हो जाएगा, टिश्यू के स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, तो आरबीसी नहीं जाता। आरबीसी इसलिए नहीं जाता है क्योंकि डब्ल्यू, हालांकि आरबीसी का साइज छोटा होता है डब्ल्यूबीसी से, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो हमारा होता है वो इसी के लिए स्पेशलाइज नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो काफ़ी इलास्टिक होता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी इसमें चला जाता है, आरबीसी नहीं जाता है, ठीक है। फिर ये टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, ये टिश्यू फ्लूइड आसपास के टिश्यूज के साथ एक्सचेंज करेगा, गैसेज का, हार्मोन्स का, जो कुछ का भी, ठीक है ना। और उसके बाद चूंकि इधर जाके प्रेशर डाउन हो रहा है क्योंकि आर्टरी से प्रेशर ज़्यादा था, इधर प्रेशर कम है, तो ये टिश्यू फ्लूइड वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। एक दिन में हमारे बॉडी में लगभग 4 to 8 लीटर ऑफ टिश्यू फ्लूइड जनरेट होता है। इसका 90% क्या होता है, इसका 90% वापस चला जाता है, लेकिन 10% क्या होता है, 10% वापस नहीं जा पाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ, ठीक है। और यही हमारे बॉडी में क्या बनाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कहने का मतलब कि लिम्फ है, लिम्फ का भी अपना काम है। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होता है, लिम्फ में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और इसका काम होता है पैथोजेंस को मारना, पैथोजेंस को क्या करना, मारना, ठीक है ना, समझ गए। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड द लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, ठीक है। तो एक मिनट,
हाँ, ठीक है। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ का हम बात कर रहे थे, और लिम्फ क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखे थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे क्या करता है, तो लिम्फ इंटेस्टाइन में जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने के बाद ग्लाइसिन को ले जाकर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक काम तो वो भी होता है, और साथ में क्या करता है, तो साथ में ये प्रोटीन, एक मिनट, ठीक है, और साथ में ये डाइजेस्टेड और फैट्स को ले जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डाइजेस्टेड फैट को इंटेस्टाइन से ले जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या करता है, तो ये कैसा होता है, तो कलरलेस होता है, और इसमें प्रोटीन कम होता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि चूंकि ये ब्लड से ही निकलता है, ठीक है, और कैपिलरी से निकल के बनता है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें क्या होगा, कलरलेस इसलिए होगा क्योंकि आरबीसी बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। और इसमें प्रोटीन भी कम होगा क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड से आ रहा है, तो सारा का सारा कंपोनेंट सेम नहीं हो पाएगा क्योंकि कैपिलरी से एस्केप करना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कल ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग PYQ डिस्कस कर लेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू क्लास देखने के लिए, एंड गुड नाइट।